अच्छा, मैंने कहा कैन एनीवन डिफाइन दिस टर्म इन्फ्लेमेशन। बड़ा बड़ा माशाल्लाह, बड़ी एक्सीलेंट रीडिंग स्किल्स हैं आप लोगों की। क्या माइंड काम करता है आप लोगों का, क्वेश्चन कैसे आंसर दिया आप लोगों ने। बेटे ये यहाँ पे वो 8th का बच्चा 7th का बैठा होगा ना, वो भी पढ़ के इन्फ्लेमेशन बोल देगा। मैंने पूछा कैन एनीवन डिफाइन दिस टर्म। इन्फ्लेमेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि अभी हमने कल भी एक बात पढ़ी कि कहीं पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज कर दें, उसको हम डिजीज बोलते हैं। आइटिस बोल रहे थे कल हम इन्फ्लेमेशन के वर्ड के साथ। एक्चुअली इट इज द टिश्यूज रिएक्शन टू द डैमेज। टिश्यूज रिएक्शन टू द डैमेज, सिंपल वर्ड्स में बोलना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि एक टिश्यू डैमेज हो रहा है और वो आराम से लेटा हुआ है, चिल कर रहा है, कोई बात कर लो डैमेज जितना करना, कोई बात। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट है, जो करना कर लो, कोई बात। ऐसे नहीं होता। तो वो टिश्यू कुछ ना कुछ तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, टिश्यू भी आगे से कुछ रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, और वो जो चेंजेस आती हैं ना, वो जो आपने अभी बता भी दी है ऑलमोस्ट सारी, वो सेट ऑफ चेंजेस सारी इन्फ्लेमेशन है। लेकिन बेसिक अगर आज के बाद आपसे कोई वाइवे में ये क्वेश्चन पूछे काइंडली डिफाइन इन्फ्लेमेशन, द सिंपलेस्ट आंसर विल बी सर इट इज द टिश्यूज रिएक्शन टू द डैमेज बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि टिश्यू के ये रिएक्शन देने का टिश्यू को फायदा क्या होता है। देखो बात तो तब है ना कि टिश्यू ने कोई रिएक्शन दिया तो चलो वो बच भी जाए शायद, या शायद कुछ कर दे। अब मैं आपको बताता हूं कि टिश्यू का इन्फ्लेमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है। इन्फ्लेमेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है दैट इज कॉल्ड एज वॉलिंग ऑफ इफेक्ट। अ वेरी फेमस वाइवा क्वेश्चन, वेरी फेमस वाइवा क्वेश्चन। Can you tell me something about the walling off effect during the inflammation or walling off effect of the inflammation, or what is the walling off effect? आपको inflammation का वर्ड बोलते भी नहीं कभी कभी वाइवे में पूछने के लिए। इसके नाम से क्या लग रहा है? एक्चुअली वॉल्स खड़ी कर दी गई हैं इर्द गिर्द उस टिश्यू के जो इंफेक्टेड है। बात समझो। और वॉल्स खड़ा करने का मकसद क्या होगा? ताकि इंफेक्शन स्प्रेड होके सराउंडिंग टिश्यूज में ना चली जाए। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ इन्फ्लेमेशन, याद रखिएगा हमेशा। हाँ, इन्फ्लेमेशन बेसिकली बंदे को पेन में होता है, रेड होता है, वहां पे स्वेलिंग हुई होती है, इट्स नॉट अ गुड साइन। लेकिन वहां पे इन्फ्लेमेशन कर क्या रही होती है, वो ऐसे पकड़ लेती है उस पूरे टिश्यू को, और वो ऐसा वॉल बना देती है उसके इर्द गिर्द कि जिसका फायदा क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होती, वहीं पे रहती। और यहां पे मैं एक छोटा सा आपको क्लिनिकल नॉलेज दे दूं, बहुत कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ देखो सारे। इफ अ बैक्टीरिया, गौर से सुननी बात, इफ अ बैक्टीरिया इज कॉजिंग सडन इंफेक्शन, सडन रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया, उतना ही वॉलिंग ऑफ इफेक्ट स्ट्रांग होता है। गौर से सुनो कि जितने टॉक्सिन सडन रिलीज और स्ट्रांग आते हैं, उतना वॉलिंग ऑफ भी सडन होता है और स्ट्रांग होता है। और जितना कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन बड़े स्लो रिलीज करता है, बहुत थोड़े रिलीज करता है, उसका वॉलिंग ऑफ इफेक्ट भी उतना ही वीक होता है, क्योंकि टिश्यू का रिएक्शन है ना। इस बात को यार इधर देखो, इस बात को ऐसे समझो कि अगर आपको एकदम कोई जोर से लगा दे तो उसका रिस्पॉन्स भी उतना ही स्ट्रांग आएगा आगे से। अगर आपको कोई लगा भी रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा है तो उसका रिस्पॉन्स भी कोई स्ट्रांग नहीं आएगा। होता है ना कभी कभी लाइफ में ऐसे कि लग भी रही होती है और पता भी नहीं लग रहा होता कि लग रही, वो लगने के भी काफी देर बाद पता लगता है कि कितनी जोर की लगी थी। आपके साथ होगा, अगर नहीं हुआ तो सबके साथ होता है। तो ये वाला जो इफेक्ट है, बिल्कुल सेम रिएक्शन आता है टिश्यू का भी। अगर एक बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन के साथ एकदम अटैक कर दिए, फौरन वॉल ऑफ हो जाएगा। अब अगली बात समझो, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया जो इतना लीथल हो और बड़ा टॉक्सिन रिलीज कर दे, इसका मतलब है उसकी बॉडी में स्प्रेड इतनी ज्यादा नहीं होती। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बिकॉज वो उधर ही वॉल ऑफ हो गया। लेकिन जो बैक्टीरिया इतने बजाहिर लीथल नहीं लग रहे होते, उनके इतने टॉक्सिन लीथल नहीं होते, लेकिन उनका बॉडी में स्प्रेड उतना ही ज्यादा होता है। A very famous example of the first kind of bacteria which is highly lethal but walled off immediately is Staphylococcus aureus. Staphylococcus का नाम तो सुना होगा आपने पहले बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में, इन योर एफएससीज।
And the other type of bacteria which does not look like a very lethal bacteria, but it spreads very well and quite a far distance, that is streptococci. स्टेप्टोकोकस, ये याद रखना वाइवे में कहीं आंसर करने के लिए. सो विच वन इज द लीथल बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस with L in it, staphylococcus, but it is walled off very nicely, it does not spread. And the streptococcus, उसका क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इतना लीथल नहीं है लोकल टिश्यू के अंदर, लेकिन फैलेगा बहुत ज्यादा. मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जितनी आपकी गले की इंफेक्शंस होती हैं, खांसी हो जाती है, ये जो सारा प्रॉब्लम होता है, ये बहुत लीथल नहीं होता है, लेकिन ये स्प्रेड करता है. और ये जो स्टेफिलोकोकस वाला प्रॉब्लम है, ये अक्सर ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट रेड हो गया, कोई जगह रेड हो गई, कोई टिश्यू रेड हो गया, ये इधर ही रहता है. ये पूरी बॉडी में रेडनेस नहीं फैलती, लेकिन वो जिस जगह पे होता है वहां पे बहुत पेन होती है, इसमें कोई शक नहीं. मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेफिलोकोकस पेन नहीं करता, या हाँ जिस जगह पे प्रॉब्लम कर रहा है वो जगह बहुत पेनफुल होगी, उस जगह पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, वो आइटिस वाला जो इन्फ्लेमेशन वहां पे होगी, लेकिन फैलेगी नहीं बॉडी जनरली. और उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फ्रॉम टुडेज नाउ ऑनवर्ड्स? क्या दोगे? वॉलिंग ऑफ इफेक्ट. अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वॉल किस चीज की बनी होती है? वो टिश्यू करता क्या है कि वहां पे वॉलिंग बननी शुरू हो जाती है? अब अगला इंटरेस्टिंग थ्योरी सुनो, बहुत मजे की थ्योरी है. जब कभी एक जगह पे इन्फ्लेमेशन होने लगती है, गौर से सुनो, मेरी तरफ देखना है सबने, बुक में लिखा हुआ है, मेरी तरफ देख लो, बस समझ लो इसको. जब किसी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, कि जब टिश्यू में इंफेक्शन हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, अब टिश्यू रिएक्शन करने लगा है, तो उसमें जो नंबर 1 उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डील करने की कोशिश करता है वहां पे, वो होता है वहीं का मैक्रोफेज, द टिश्यू मैक्रोफेज, जो अभी जिसका नाम हमने पढ़ा, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. देखो वही वाली बात है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टिश्यू को प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसको बचाने कौन आएगा? द मैक्रोफेज. आपको पता है बुक में इसको क्या लिखा हुआ है? The first line of defense in inflammation. The first line of defense in the inflammation. Whenever inflammation is occurring. अभी वॉल भी बनाता हूं मैं, वॉल बताता हूं किस चीज की बनती है, अभी इसको समझ लो. ये जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की बात आने लगी है ना, प्लीज प्लीज, बच्चों ने एससीक्यू में बहुत दफा गलत लिखा हुआ है. ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन के दौरान बात हो रही है, ये बॉडी की डिफेंस लाइंस नहीं है. दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं. ये मैं कौन सी डिफेंस लाइंस बता रहा हूं? ओनली एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन. ये वो वाली डिफेंस लाइन नहीं है जो पहले से पढ़ के आए हो इम्यून सिस्टम में, कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज स्किन, द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज माउथ, स्लाइवा एंड द गैस्ट्रिक जूस और ऑल दैट स्टफ. ये वो वाली बात नहीं हो रही. ये पॉइंट मत भूलना अगर एमबीबीएस में आज के बाद ये फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात आई, ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जब ये मैक्रोफेज अपना काम कर रहे होते हैं तो इनको हेल्प करने पीछे से फौरन कौन पहुंचता है? जो इन्हीं की तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन इन्फ्लेमेशन. पहुंच गए वहां पे हेल्प करने पे. वही कैसे पहुंचेंगे? कल बात हुई थी, मार्जिनेशन, डायपेडेसिस, कीमोटेक्सिस. जब ये भी पहुंच जाते हैं तो अब पीछे से, मैंने आपको बताया था कि जो पीछे ब्लड में मोनोसाइट हैं उन्होंने भी तो पहुंचना है ना. सो द मोनोसाइट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड, दे रीच द इन्फ्लेम्ड टिश्यू और मैक्रोफेज बन के पहुंचते हैं. ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो कॉन्सेप्ट बना लो बस, ये आपको बुक में भी लिखा मिल जाएगा, फिर मैं वही बोल रहा हूं. एम आई ऑडिबल टू लास्ट लाइन? लास्ट लाइन में आवाज आ रही है मेरी? ओके. नहीं आ रही तो फ्रंट पे आ जाओ यार, इसे ऊंचाई में नहीं बोल सकते. थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन थी? टिश्यू मैक्रोफेजेस, द पार्ट ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? न्यूट्रोफिल सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल, रीच थ्रू कीमोटेक्सिस टू द इंफेक्टेड टिश्यू. थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? द मोनोसाइट्स, अगेन कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज, देन दे वर्क. तो एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन दोनों ही मैक्रोफेज. फर्क क्या है? फर्स्ट लाइन ऑलरेडी रेटिकुलर एंडोथेलियल में वही पड़ा हुआ था, पार्ट था. थर्ड लाइन पहुंची है वहां पे, वो पार्ट में नहीं था वहां. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है ब्लड में, गौर से देखो. अगर ये तीनों लाइनें काम कर रही हैं तो
तो ब्लड में ना ही न्यूट्रोफिल बचा है अब, और ब्लड में ना ही मोनोसाइट बचा है, और ये बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती। बेटे देखो, ये तो नहीं होता ना कि एक टिश्यू में प्रॉब्लम हो रही है तो सारे उधर चले गए हैं, तो पीछे किसी और टिश्यू में प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, उनको किसने डील करना है। तो यहां पे पता कौन पार्टिसिपेट करता है? बोन मैरो। कैसे पार्टिसिपेट करेगा? कॉमन सेंस। इट स्टार्ट फॉर्मिंग द इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। वो फैक्ट्री अपने आप को स्पीड अप कर लेती है, बना बना के ब्लड में फेंकी जा रही है, बना बना के जल्दी से, क्योंकि जरूरत बढ़ गई है वहां पर, एकदम नीड में बहुत इजाफा हो गया। सो जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इन्फ्लेमेशन इज टिश्यू मैक्रोफेजेस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस surrounding neutrophil, sorry. Third line of defense, absolutely, the monocyte in the blood which reach the tissue becoming macrophage and then act. Fourth line of defense, the bone marrow नहीं बोलना आपने, बोलना the increased formation of neutrophil and monocytes from the bone marrow that start acting as fourth line of defense. देखो जो टिश्यू में ऑलरेडी है वो तो यहां पे यूज हो गए ना, वो जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम वालों की बात कर रहे हो ना, वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में यूज हो गए। यस यस, ये मैक्रोफेज कहां से आए हैं? उन्हीं से बने। क्लियर होगी? फोर लाइन ऑफ डिफेंसेस। लेकिन ये लाइन ऑफ डिफेंसेस का वर्ड कहां पे यूज करना है? इन्फ्लेमेशन। ये नहीं भूलना बस, अगर ये नहीं भूलोगे तो इंशाल्लाह यू विल बी ऑन द राइट पाथ हियर। अगर आपको ये आ जाए काइंडली राइट अ डिटेल्स अबाउट लाइन ऑफ डिफेंसेस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, तो ये लिखना, इसी की बात हो रही। अब मैं लास्ट पार्ट पे आता हूं, वॉल ऑफ बनाते हैं कि वॉल किस चीज की बनती है। अब ये जब पहुंचते हैं ना वहां पे, द मैक्रोफेज, द न्यूट्रोफिल्स, द मोनोस, वो सारा जो रश इकट्ठा हो जाता है वहां पे, तो वो रश इकट्ठा होके ना वहां पे कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है। मारना है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। वो सब्सटेंसेस का यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हमें नाम भी बताया, जिसमें बहुत फेमस है हिस्टामीन, एक और ब्रेडिकाइनिन, एक और स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। कितना छोटा सा नाम है। ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, बुक में लिखे हुए हैं यार, अभी बस सुन लो। मैं आपको ये बताने लगा वॉल किस चीज की बनती है, कैसे बनती है। एक तो पहला कॉन्सेप्ट गलत नहीं कर लेना, वॉल सेल्स की नहीं बनती। एक तो जो कॉमन आता है ना जेन में नॉलेज आता है, अच्छा सेल्स पहुंच गए हैं, इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, रोक लेंगे, नहीं बाहर निकलना, बस बस, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता वहां। सेल्स पहुंच के वहां पे सिर्फ क्या कर रहे होते हैं? सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे होते हैं। ये जो सब्सटेंसेस है ना, इन सबको मिला के हम एक टर्म देते हैं, साइटोकाइंस। काइंस आर द सब्सटेंसेस रिलीज बाय द सेल। इनको कौन सा सेल रिलीज कर रहा है? द मैक्रोफेजेस, द न्यूट्रोफिल्स, वो इनको रिलीज कर रहा है, स्पेशली न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेज का इतना रोल नहीं होता, न्यूट्रोफिल्स। अच्छा ये रिलीज हो गए, ये रिलीज होके वहां पे करते क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम जो कि यहां पे करते हैं इन द इन्फ्लेम्ड टिश्यू इज द वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन इज डिफाइंड एज द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाइंग टू दिस टिश्यू ओनली। पूरी बॉडी की नहीं करेंगे, क्योंकि लोकली रिलीज हुए हैं तो लोकली काम करेंगे। मकसद क्या है? वेजोडाइलेशन कर क्यों रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? वेजो कंस्ट्रिक्शन भी तो हो सकती थी। एग्जैक्टली बेटे, ताकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। वो जो ये जो लाइन ऑफ डिफेंसेस काम कर रही है, ये और ज्यादा सेल पहुंच जाए, वेजोडाइलेशन पहला। तो एक्चुअली ये सब्सटेंसेस इनसे रिलीज होके इन्हीं की हेल्प कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम वहां पे क्या होता है? जब वेजोडाइलेशन होगी, एकदम कैपिलरी का साइज बढ़ेगा, तो अगला काम क्या होगा? इंक्रीज एंट्री ऑफ different substances from the plasma into the interstitial space. बेटे जब वेजोडाइलेशन होगी, जब साइज बढ़ेगा तो पोर्स भी तो ज्यादा खुल जाएंगे। जब पोर्स ज्यादा खुल जाएंगे तो प्लाज्मा से निकल के सब्सटेंसेस कौन बाहर आना? आपको पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कौन सा बाहर आता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का नाम हमने सुना हुआ है कहीं पे, द क्लॉटिंग प्रोटीन इन प्लाज्मा। तो जस्ट इमेजिन करो, अगर ये क्लॉटिंग प्रोटीन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गई तो क्या होगा? करना तो इसने क्लॉट ही है।
तो जैसे ही वहां पे पहुंचेगी वहां क्लॉट बनाना शुरू कर देगी. दैट क्लॉट इज द फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड इन द वॉलिंग ऑफ इफेक्ट. क्या बोल रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि वॉल कैसे बनती है. ये जो वॉलिंग ऑफ में वॉल कैसे बनती है, तो आपको अगर आपसे पूछे वॉल किस चीज की बनी होती है, आप सबसे पहले बोलोगे द क्लॉट. अगला पूछेगा क्लॉट, हम तो ब्लड वेसल की बात नहीं कर रहे. उन्होंने कहा जी सर हम बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस टिश्यू की बात कर रहे हैं, उस टिश्यू तक फाइब्रिनोजिन पहुंच चुका है. और वो क्यों पहुंचा है, ये रूट है, ऐसे पहुंचा. वेजोडाइलेशन हुई है, पोर्स का साइज इंक्रीज हुआ है, फाइब्रिनोजिन निकल, और भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं, फाइब्रिनोजिन निकल के और इसने क्लॉट बना दी इंटरस्टिशियल स्पेस में टिश्यू के इर्द गिर्द. इमेजिन करो ना, टिश्यू के क्लॉट बनना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया रुक जाएगा. जितना लीथल बैक्टीरिया है उतनी जल्दी ये काम होगा, जितना बैक्टीरिया लेस लीथल है उतना स्लो ये काम होगा, उतनी लेट बनेगा सब कुछ. क्लियर हो रही है बात ये? दिस इज हाउ दिस होल फंक्शन टेक्स प्लेस है. हाँ, उसके रिजल्ट में यहाँ पे रेडनेस भी होगी, यहाँ पे पेन भी होगी आपको, जो इन्फ्लेम्ड जगह होती है, यहाँ पे जो है वो पूरा पूरा स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग, वो इतने बड़े उसके साइंस बन जाते हैं, वो भी होता है. और उस टिश्यू का फंक्शन भी लॉस होता है, याद रखना. वो टिश्यू काम करना भी छोड़ देता है जो वो नॉर्मल काम कर रहा होता है जब तक वो इन्फ्लेम्ड होता है. आपसे कोई पूछे इज देयर एनी डैमेज या एनी प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेमेशन टू द बॉडी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी होती है. जो इन्फ्लेमेशन वैसे तो प्रोटेक्टिव है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी साथ हो जाती है कि वो टिश्यू काम करना छोड़ देता है. इसीलिए जब कहीं इन्फ्लेमेशन होती है हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी पड़ती. अब आपके जहन में आए सर इन्फ्लेमेशन तो कंप्लीट होने दें ताकि ये वॉलिंग ऑफ अच्छी हो जाए, ताकि हमारा स्प्रेड ना हो. हाँ वो ठीक है, लेकिन हम लॉस ऑफ फंक्शन भी तो नहीं ना बर्दाश्त कर सकते. पता नहीं वो टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट हो, लिवर का हो गया खुदा ना खास्ता, क्या करेंगे, आधा घंटा नहीं गुजारा हो सकता हमारा उसके बगैर. तो इसलिए फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने की लॉजिक भी आपको बता रहा हूं. बेटे ये सारे वो सवाल हैं जो वाइवे में आपको तंग करेंगे. एग्जामिनर पहले आपको एक रूट पे लेके जाएगा और एकदम वहां पे ब्रेक लगा के कैसे सवाल कर देगा कि आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे कि यार हाँ ये कैसे होगा. तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो इन्फ्लेमेशन होनी है, टिश्यू ने रिएक्ट करना ही करना है. लेकिन इन्फ्लेमेशन गुड है वॉलिंग ऑफ करने तक, उसके बाद इन्फ्लेमेशन इज नॉट गुड, क्योंकि लॉस ऑफ फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा टाइम. उसको रोकने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेनी पड़ती है और तब तक बैक्टीरिया भी किल हो गया होता है. ये कर क्या रहे हैं वहां पे दोनों मिलके, फैगोसाइटोसिस. तो ये तो बैक्टीरिया को ऑलरेडी मारने में लग गए हैं वहां पे, ये तो वो काम करना शुरू कर दिया इन्होंने. तो उसके बाद ये जो सारा काम हो रहा है ये इनकी हेल्प कर रहा है सिर्फ, ये वॉलिंग ऑफ बना. क्लियर? थैंक यू.